नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वत्सल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। दोनों ही पार्टी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही हैं और बीजेपी की तरफ से चुनाव की पूरी कमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाल रखी है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। सर, IBC 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वैसे तो आप कई इंटरव्यू देते होंगे, एक इंटरव्यूअर होता होगा, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात अपने साथियों से करवाना चाहूँगा कि हम सभी आपका एक इंटरव्यू लेंगे। आपके साथ सुधीर दंडोतिया हैं, नवीन सिंह है मेरे सहयोगी, राकेश चतुर्वेदी और आकांक्षा सर। तो इन सभी लोगों से आप फील्ड में मिलते होंगे। आप करीब 28 सीटों के 2 दौरे कर चुके हैं लगभग, यानी पूरे हो चुके हैं आपके दौरे। अभी आप फिर दौरे पे जाने वाले हैं। आपको इस वक्त मतदाता का मूड, मन क्या लग रहा है? मूड भी और मन भी वन साइडेड लग रहा है। इन 15 महीनों में बड़ी उम्मीदें थी जनता को। सरकार बनी थी, पूरे बहुमत की नहीं थी, फिर भी लोगों को भरोसा था। मैं भी ये मानता था कि 15 साल बाद आए हैं तो वचन निभाएंगे, वादे पूरे करेंगे, जनता के कल्याण के काम करेंगे। लेकिन इन 15 महीनों में कहते हुए मुझे बेहद तकलीफ़ होती है। पहली बार मध्य प्रदेश का सेक्रेटरीट वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना दिया इस सरकार ने। जनता का प्रवेश नहीं था वल्लभ भवन में, लेकिन दलालों की खुलेआम एंट्री थी। विधायकों और मंत्रियों के लिए समय नहीं था एक्स चीफ मिनिस्टर साहब के पास, लेकिन बड़े ठेकेदार आ सकते थे, उद्योगपति आ सकते थे। गांव-गांव में, शहरों में जहाँ देखो वहाँ दलाल घूमते थे, काम लाओ काम लाओ। बदले की भावना से काम किया। भाजपा को कुचल दो, कार्यकर्ताओं को कुचल दो, FIR करवा दो, मकान गिरा दो, धंधा चौपट कर दो, और फिर वादे कोई पूरे किए नहीं, उल्टे हमारी योजनाएं बंद कर दी। अब ये बड़ी बात करते हैं कर्ज माफ़ी की। कहा था 2 लाख तक के सब किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। राहुल जी ने कहा था 10 दिन के अंदर। 10 दिन हो गए, 10 महीने हो गए, 15 महीने हो गए। हमने पोस्टमार्टम किया कर्जा माफ़ी के, तो एक एक करके किसान निकालते चले गए। पहले कहा था सबका, फिर कहा नहीं, अल्पकालीन फसली ऋण। लाखों किसान एक झटके में बाहर कर दिए। ये जादूगरी है पुरानी सरकार की, कमलनाथ जी की। फिर दूसरा आदेश निकाला, केवल 31 मार्च 2018 तक के किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। तो 31 दिसंबर तक के आपने बाहर कर दिए, लाखों किसान उसमें हैं। इसके बाद निकाला कि एक बैंक ही करेंगे, 2 बैंक में होगा तो नहीं करेंगे। फिर बाहर, फिर का कालातीत करेंगे, चालू खाते वाले बाहर। फिर इसके बाद एक और आदेश निकाल दिया कि 2 लाख से जिसका 1 रुपया भी ज़्यादा उसका बिल्कुल नहीं करेंगे। सब बाहर कर दिए। कुल कर्जा हुआ फिर 55,000 करोड़ से घट के 6,000 करोड़ का। उसमें भी आधा सोसाइटियों पर डाल दिया, बैंकों पर डाल दिया, और कुछ तो फर्जी नहीं कहूँगा, सर्टिफिकेट तो बांट दिए, लेकिन पैसा बैंकों को दिया ही नहीं। वो मामा से पैसे मांग रहे हैं। बिल्कुल आप पे भरोसा है, इसलिए वो आपसे पैसे मांग रहे हैं। मैं एक कर्ज माफ़ी की बात हम आगे करेंगे, लेकिन मैं कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि उनकी जो सरकार थी वो वोट की सरकार है और आपकी जो सरकार है वो नोट की सरकार है, और इसी को वो आगे बढ़ाते हैं, टिकाऊ और बिकाऊ। इसको वो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। बिकाऊ तो कांग्रेस थी, पूरे प्रदेश को बेच दिया। जो मैंने कहा अभी आपको बताया कि हर चीज़ के रेट तय कर दिए। उच्च पदों के भी रेट लगे हुए थे कांग्रेस की सरकार में। तो बिकाऊ तो उनने बनाया, और जब वो बिकाऊ बने, प्रदेश को बेचने का प्रयास किया। बेचने का मतलब ये है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए। और जब कहा सिंधिया जी ने कि जो वादा किया वो निभाओ, तो उनसे ही कहा कि नहीं निभाते क्या कर लोगे, तो इन्होंने कहा सड़क पर उतर जाएंगे। अब ये तो उन्होंने कहा उतर जाओ सड़क पे। अब ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई सरकार, उनके मंत्री वह थे। आखिर क्या चाहिए मंत्री को? मंत्री तो थे ही, काहे के लिए भारतीय जनता पार्टी में आते? क्यों मंत्री पद छोड़ते, क्यों विधायकी छोड़ते? इससे बड़े और क्या बन जाएंगे? लेकिन जब ये देखा कि एक काम हम नहीं करवा पा रहे, कोई वादा पूरा नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार की इंतहा है, मुख्यमंत्री के पास मिलने का समय नहीं है, तब सिंधिया जी ने ये फैसला किया उनके साथियों के साथ कि अब इस सरकार को बनाए रखना मतलब प्रदेश को तबाह और बर्बाद करना है, और इसलिए उनने कांग्रेस छोड़ी। सर, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि सिंधिया जी आए, सरकार बनी, सरकार अब अच्छे से चल रही है, लेकिन जब 14 मंत्री माना जा रहा है कि सिंधिया जी के समर्थक हैं, वो बीजेपी के सदस्य हैं,
लेकिन क्या अब आपने इतने साल का आपका अनुभव है तो काम करने में कोई अनकंफर्ट महसूस होता है इस तरीके से, क्योंकि उनके कुछ मंत्री ये कहते हैं कि हमारे नेता तो सिंधिया हैं। कंफर्ट ही कंफर्ट है, अनकंफर्टेबल कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक टीम के रूप में काम कर रही है, सारे साथी अनुशासित है, और आज तक आपको कहीं लगा कि कहीं कोई अनकंफर्टेबल है? सब सहज है और आनंद से है। बिल्कुल सर, मेरे सहयोगी सुधीर अब आपसे सर मैं कोई सवाल लूँ उससे पहले मैं देखना चाहूँगा वो नारियल कहाँ है, जो आरोप कांग्रेस बार बार लगाती है कि शिवराज जी नारियल लेकर जेब में चल रहे हैं, कहीं भी जाते हैं फोड़ देते हैं। पता नहीं उनको तकलीफ़ क्या है, खुद ने तो विकास के काम कभी किए नहीं। अब हम कर रहे हैं तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नारियल लेके घूम रहा है। नारियल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, नारियल हमारा स्वभाव है, नारियल हमारा संस्कार है, और नारियल से हम भगवान की पूजा करते हैं। मेरे लिए तो अपनी जनता ही भगवान है, उस जनता की मैं पूजा करता हूँ। अरे नारियल लेके घूम रहा हूँ, कोई शैंपेन की बोतल लेके थोड़ी घूम रहा हूँ। सर एक और बात आती है कि जो सवाल किया था टिकाऊ बिकाऊ नोट वोट वाला जो सवाल था कि वोट की सरकार नोट की सरकार, एक और सवाल सर वो गद्दार और वफादार, ये बड़ा हर भाषण में जो है वो देखने को मिला। गद्दारी तो कांग्रेस ने की जनता के साथ, धोखाधड़ी कांग्रेस ने की जनता के साथ, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कर्जा माफ़ नहीं किया, बुजुर्गों की 1000 रुपया पेंशन नहीं दी, इतने वादों के ढेर लगा दिए, एक वादा पूरा नहीं किया। गद्दारी कौन ने की? संबल योजना बंद करके गरीबों का सहारा इनने छीन लिया। गद्दारी कौन ने की? बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दिया। गद्दारी कौन ने की? लैपटॉप हम देते थे वो बंद कर दिए। गद्दारी कौन ने की? स्मार्टफोन देते थे वो बंद कर दिए। गद्दारी कौन ने की? माता बहन और बेटी को हम 4000 रुपया बेटा बेटी के जन्म के पहले और 12000 बाद में देते थे लड्डू के लिए, बहनों के मुँह से लड्डू छीन लिया। गद्दारी कौन ने की? तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। गद्दारी कौन ने की? एक्सीडेंट में मौत पे 4 लाख देते थे वो बंद कर दिए। गद्दारी कौन ने की? सामान्य मृत्यु पर 60 साल से कम में अगर हो जाती थी संबल के हितग्राहियों के परिवार में तो 2 लाख देते थे, वो बंद कर दी। अरे कफन के भी 5000 जो अंतिम संस्कार के देते थे वो कफन भी छीन लिया। और बात कहते हैं गद्दारी की, गद्दारी आपने की जनता से, और इसलिए सिंधिया जी और उनके साथियों ने सरकार गिराई। नवीन से कहूँगा सवाल है उनके पास में सर, जो बात अधूरी छोड़ी थी उसको पूरा करेंगे आगे। सर किसान चुनाव में बेहद अहम मुद्दा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस बार बार ये दावा करती है कि 26 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी हुई। विधानसभा में आपकी सरकार ने भी कबूला कि 26 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी हुई। विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस नेता सबूत के तौर पर आपकी सरकार का वो जवाब दिखाते हैं, और आपकी पिछली सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या मानते हैं सर, किसानों के लिए दोनों में से कौन सा फ़ायदेमंद है? देखिए, हिसाब देख लीजिए, मैंने अभी विश्लेषण किया कैसे किसान बाहर की कर्जा माफ़ी से इनने एक एक करके, मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूँ। कुल कर्जा माफ़ी होनी थी 55,000 करोड़ की, हुई केवल 6,000 करोड़ की। उसमें से भी 800 करोड़ रुपया भी हमने जमा किए बैंकों की हालत ठीक करने के लिए, क्योंकि प्रमाण पत्र बांट के इनने पैसे जमा नहीं किए थे। आधा सोसाइटियों पर डाल दिया इनने। खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई, और उसको लेके कमलनाथ घूम रहे हैं कि ये कर्जा माफ़ कर्जा माफ़। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, सरकार बनाई हमने 23 मार्च को, 29 मार्च को हमने 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के डाल के किसानों के खाते में डाले, 3100 करोड़ रुपया। इसके बाद 2019 के रबी की और खरीफ की फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करके हमने किसानों के खाते में डाले 6,688 करोड़ रुपया। इसके बाद 0% ब्याज का हमने किसानों के खाते में डाला 800 करोड़ रुपया। उसके बाद बैंकों की हालत ठीक करने के लिए हमने फिर 800 करोड़ रुपया डाला। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ढंग से सूची भी नहीं भेजी थी कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सूची ठीक करके 1 किस्त मिली है, 3 किस्त मिलेगी, और वो मिलेगा लगभग 5400 करोड़ रुपया। फिर हमने तय किया कि 6,000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं किसानों के खाते में, 4,000 और हम देंगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के रूप में। ये 4,000 रुपया जो खातों में डालेंगे तो ये राशि होगी लगभग 3580 करोड़ रुपया के आसपास, और संख्या अगर बढ़ गई तो ये संख्या और बढ़ सकती है। लेकिन ये भी पहली किस्त हमने डालना शुरू कर दी। 2 किस्तों में ये राशि हम देंगे। पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ रुपया फसलों के नुकसान के राहत की राशि होती थी, वो राहत की राशि बंद कर दी, उनने दी नहीं उस समय। अभी हमने क्षति का आकलन करवाया, लगभग 4,000 करोड़ रुपए का आया है। ये 4,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालेंगे। आप राशि जोड़ते जाएं, 23,000 करोड़ रुपया से अधिक या तो हम डाल चुके हैं या डालने की प्रक्रिया में हैं।
और ये इसके बाद है कि हम कितने किसानों का गेहूं खरीद के, वो भी 1,29,00,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा, 25,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में उपार्जन के बाद डाले। चना हमने खरीदा, मसूर हमने खरीदी। अब कौन ठीक है? सर यहाँ एक सवाल मैं आता हूँ कि केंद्र ने इतना बड़ा कृषि कानून लेके आए नया, तमाम विरोध, कमलनाथ जी ट्वीट करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको रद्द कर देंगे। आखिर इतने बड़े कानून को लेकर पूरे देश में ये असमंजस का माहौल क्यों, क्या वजह है इसकी? झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैदान में प्रधानमंत्री जी से मुकाबला नहीं कर सकते और इसलिए झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ। अब राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पे सोफा रख के बैठ के दौरे कर रहे हैं, जिनको खेती और किसानी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मूंगफली अंदर होती ज़मीन के कि बाहर होती है तो वो जानते नहीं है और चिल्ला रहे हैं। आखिर क्या बुराई है? कृषि कानून जो बने, किसान को विकल्प ही तो दिया है ना, कि किसान चाहे तो अपने घर बेचे, किसान चाहे तो खेत पे बेचे। एक्सपोर्टर अगर खरीदना चाहता है किसान को ठीक दाम दे के एक्सपोर्टर खरीद ले जाए, फूड प्रोसेसर खरीदना चाहता है फूड प्रोसेसर खरीद ले जाए, मंडी में बेचना चाहे मंडी में बेचे। मंडी चालू रहेंगी, कोई मंडी बंद नहीं होगी। मंडी में बेचना हो तो मंडी में बेचे। अगर कोई किसान मंडी के बाहर बेचना चाहता तो आप क्यों इनकार कर रहे हैं? इसमें आपत्ति क्या है? इसमें नुकसान क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी है, मैं भी गारंटी देता हूँ, कोई खरीदी बंद नहीं होगी। लेकिन बेमतलब में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, भारत को भगवान का वरदान है वो। किसानों की आय दुगना करने के लिए कई कदम उन्होंने उठाए, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। उनमें से एक सबसे बड़ा कदम है कृषि कानूनों में, जो कृषि कानून बनाया है उनने, मंडी एक्ट में संशोधन। ये निश्चित तौर पर किसानों को बेहतर प्रतिस्पर्धी मूल्य देकर उनकी आय दुगनी करेगा। सर बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए, लेकिन अब जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेके क्या रणनीति है, उसको लेके नवीन जो है वो एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। कमलनाथ सरकार गिरने से लेकर आपकी सरकार बनने तक हमने बीजेपी के दोनों प्लान देखे। 10 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। अगर मान लीजिए, थोड़ा काल्पनिक सवाल हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर नतीजे आपके अनुकूल नहीं रहे तो क्या कोई तीसरा प्लान बीजेपी के पास? कोई अगर नहीं, कोई मगर नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। सर क्या अनुमान लगाते हैं सर? फिर भी कुछ एक 28 में से 28 100% रिजल्ट आएगा। राकेश सर, राकेश के कुछ सवाल हैं। सर, कांग्रेस सरकार में लगातार कहा गया कि खजाना खाली है। जब आप सरकार में आए तो कोरोना काल आ गया, तमाम जो आर्थिक गतिविधियां थी वो ठप कर दी गई। बावजूद इसके किसानों के लेकर जो फसल बीमा योजना से लेकर तमाम 60,000 करोड़ की राशि, बसों का टैक्स माफ और सबसे अहम जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पैसा, ये मैनेजमेंट का फॉर्मूला कहाँ से आया? देखिए, नेता कौन होता है, नेतृत्व कौन करता है? जिसके पास विजन हो, जिसके पास सोचने वाला दिल हो, मन में तलफ हो, जिद हो, जुनून हो, जज्बा हो। अगर मुख्यमंत्री रोने लगे कि पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, तो वो काहे का नेता फिर? नेतृत्व करता वही है जो राह निकालता है। कोरोना काल था, ये बात सही कि टैक्स नहीं आया, खजाने में पैसे की कमी थी, मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि फिर मैं काय के लिए हूँ? हमको व्यवस्था करनी चाहिए और इसलिए मुख्यमंत्री रो नहीं सकता, मुख्यमंत्री बहाने नहीं बना सकता। मुख्यमंत्री रास्ते निकालता है, जहाँ चाह होती वहाँ राह को निकल नहीं पड़ता। हमने राह निकाली, पैसे की कमी के बावजूद निकाली। हमने इधर उधर जो पैसा पड़ा हुआ था उसको समेटा, अलग अलग जगह जहाँ अनस्पेंड पड़ा हुआ था उसको बाहर निकाला, कुछ मितव्ययता की, कुछ हमने कर्जा लिया। हम रोए बिल्कुल नहीं, हमने विकास के काम ठप्प नहीं होने दिए। कोरोना के इलाज की बेहतर व्यवस्था की, किसान को उसकी पाई दी, और गरीब को अगर आप पूरा हिसाब में बताऊं, आते ही मैंने 540 करोड़ रुपया बच्चों के इस खाते में स्कॉलरशिप डाली, 1400 करोड़ रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो गरीबों को नहीं मिले थे वो उनके खाते में डाले, जो बाहर मजदूर थे उनके खाते में 1-1 हज़ार डाले, राज्य के बाहर थे, जो यहाँ भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूर थे 2-2 हज़ार रुपया उनके खाते में डाले, शहरिया बेगा भारिया जो गरीब बहनें थी उनके खाते में 1,000 रुपया जो कांग्रेस ने बंद कर दिया था वो हमने फिर से डालना शुरू कर दिया। बच्चों को के खाते में मिड डे मील के पैसा डाले, रसोइयों के खाते में 2 लाख की रोटी नहीं बनवाई लेकिन पैसे डाले, क्योंकि उनकी ज़िंदगी कैसे चले। हमने तय किया कि स्ट्रीट वेंडर है, जो फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, कचौड़ी पकौड़ी बेचने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, बांस का सामान बनाने वाले, कबाड़ बीनने वाले, जितने गरीब थे
उनको स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत 10,000 रुपया की गारंटी सरकार ने दी, ब्याज सरकार भरेगी ताकि उनका काम धंधा ठीक से चल सके। हमने संबल योजना फिर से चालू कर दी, उसके अनेकों घटक है, मैं विस्तार से बताऊंगा तो समय बहुत लगेगा। और इसके लिए पैसा लेके आए, अब तक 63,000 करोड़ रुपया किसान गरीबों को अलग अलग योजनाओं के तहत हम दे चुके हैं। बच्चों को फिर से हमने लैपटॉप देना शुरू कर दिए। और इसलिए ये तो रास्ता निकालना पड़ता है। दिल में दर्द ही नहीं था, जाके पाँव न फटी बीमारी वो का जाने, पीर पर आई बंगले से बाहर निकलो नहीं, खेत देखो नहीं, खलियान देखो नहीं, गरीबों के दर्द को देखो नहीं, भूख देखी नहीं, गरीबी देखी नहीं, तो कहाँ से रास्ता निकलेगा। शिवा जी, मुझे याद है जब आप कोरोना के कारण अस्पताल में थे तो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस करते थे और कुछ दिन और रुक जाते तो मुझे जानकारी लगी कि वहाँ पर आप परमानेंट योगा क्लास शुरू करने वाले थे। कोरोना से जब लोग डर रहे थे, उनके अंदर भय था, तब आप प्लानिंग कर रहे थे। जब तक सांस चलेगी तब तक काम करेंगे, कोई बीमारी भी रास्ता नहीं रोक सकती। और इसलिए कोरोना की बीमारी के बावजूद भी लगातार 2-2, 3-3 बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। मैं योगा भी करता था, मैंने जिद भी की कि योगा सिखाना है लोगों को, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल के कारण मुझे कहा गया कि अभी नहीं सिखा सकते। लेकिन मैं तो पहले भी बच्चों को योग सिखाने निकल जाता था। देखिए, अगर आपका मन में तड़फ है और मन मजबूत है, संकल्प पक्का है, तो फिर शरीर की अस्वस्थता आपका रास्ता नहीं रोक सकती। मैं इसमें एक चीज़ सर और जोड़ूंगा कि मैंने आपको देखा जब आप वहाँ से आए, उसके बाद आप सुबह मीटिंग लेते हैं कोरोना की और तमाम समीक्षा बैठक, 10 बजे आप दौरे पे निकल जाते हैं और इंदौर से आप आते हैं रात को 3 बजे और अगले दिन सुबह आप उनको 10 बजे फिर मिल जाते हैं। तो ये शेड्यूल जो होता है, आखिर इसका समन्वय बनाना भी कैसे संभव हो पाता है? इन्हें ये तड़फ होती है, वो काम कराती है। एक बात, दूसरे राजनीति करना और सत्ता में रहना, ये बने रहना, ये मकसद नहीं है ज़िंदगी का। ज़िंदगी का मकसद है ज़िंदगी को सफल और सार्थक बनाना, लोगों की सेवा करके, प्रदेश का विकास करके, लोगों के कष्ट दूर करके। और जब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं तो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती है। मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाऊं। जब मैं पिछले टर्म में मुख्यमंत्री था, एक व्यक्ति ने जिद की मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती, मैं जल्दी जाता हूँ, उस दिन मैं मिलता जुलता नहीं हूँ, तो एक व्यक्ति ने जिद की कि मुझे तो मिलना है और वो रोने लगा गेट पर। तो मैंने कहा जल्दी बुलाओ। वो आया और मैंने पूछा काम क्या है, तो उसने कहा कि कुछ नहीं, मुझे तो अपने हाथ से आपके गले में माला पहनाना है। तो मैं नाराज़ हो गया, तो इसके लिए तुम रोक रहे थे? तो उसने कहा मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं, अभी तो नहीं पहचाना। बोले मैं वो हूँ जो आपको मिला था, तब मेरा एक हाथ नहीं था भीड़ में, और तब आपने कहा था कि इसके एक हाथ लगवाना, मेरा वो हाथ लग गया, अब मैं उस हाथ से आपको माला पहनाना चाहता हूँ। मन गदगद और प्रसन्न हो गया, आंखों में आंसू आ गए मेरे, ज़िंदगी सफल हो गई। जब ऐसे लोगों का कष्ट दूर होता है तो ज़िंदगी सफल हो जाती है। इसके लिए राजनीति में, इसलिए थोड़ी कि मुख्यमंत्री बन के आराम से बैठ जाएं, और यही तरफ दिनों रात दौड़ाती है। बिल्कुल सर, अब आकांक्षा के आखिरी के 2 सवाल आपसे हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या केंद्र मध्य प्रदेश की योजनाओं को फॉलो करता है या मध्य प्रदेश केंद्र की? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि केंद्र में देखा तो आत्मनिर्भर भारत लेके आया और बहुत सारी ऐसी योजना लेके आया जो कोरोना काल के दौरान ज़रूरी थी, लेकिन वो सारी योजनाएं और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का नारा आप पहले ही दे चुके थे और लागू भी कर चुके थे। इसमें एक चीज़, जैसे ही वहाँ पर हुआ कि आत्मनिर्भर भारत करना है, तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था। यानी वहाँ जब प्रधानमंत्री ने कहा हमारे यहाँ स्व सहायता समूह मास्क बनाने लगे थे, तो ये यानी हम एज पे थे। आखिर क्या एक कदम आगे वाली बात? देखिए, प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज हैं, बहुत विजनरी है। मैं जब उनके साथ मुख्यमंत्री था तो मैं उनका आदर करता था कि हम लोग साथ भी मुख्यमंत्री रहे हैं लंबे समय तक। 2001 से वो मुख्यमंत्री थे, मैं 2005 में मुख्यमंत्री बना, 14 तक साथ मुख्यमंत्री रहे, तब मैं उनका आदर करता था। अब मैं उन पर श्रद्धा करता हूं, क्योंकि दिनों रात उनकी भी धुन यही है कि भारत को, देश को कैसे आगे बढ़ाएं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में वो लगे हुए हैं। उसी में से उन्होंने एक मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत। हम शुरू हो गए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब हम प्रदेश आत्मनिर्भर बनाएंगे, और इसलिए हम कहा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। हमारा ड्राफ्ट तैयार है, प्रधानमंत्री जी को भेंट कर दिया, और वही 3 साल का रोड मैप है हमारा, ले जाएंगे मध्य प्रदेश को उतने आगे। और मैं भी दिनों रात, चूंकि हम लोग सोचते रहते हैं तो नए नए आइडियाज आते रहते हैं, नए नए विचार आते रहते हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। जैसे लाडली लक्ष्मी, ये बेटी को बोझ से नहीं वरदान बनाना है, तभी बेटियां ज़्यादा आएंगी दुनिया में, नहीं तो लोग आने नहीं देंगे, आने के पहले गला घोंट देंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी घटनाएं भी हमने देखी कि बेटी दुनिया में आई ना पाए, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बन गई, इसलिए कन्यादान योजना बन गई। बुजुर्गों की इच्छा अंतिम होती कि तीर्थ दर्शन कर आएँ, इसलिए तीर्थ दर्शन योजना बन गई। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं। ये तब होती है जब जनता की तकलीफें देखते हैं, समझते हैं, और मन में एक हुक उठती है कि इस समस्या का समाधान करें, तो एक योजना निकल जाती है।
सर, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं बीते कई अरसे से कि महिला अत्याचार और दुष्कर्म के जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हालांकि ये बात है कि इनमें जो जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत तत्परता के साथ होती है, जितने भी जो मुजरिम हैं उनको सज़ा भी मिलती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें एक मास मूवमेंट की ज़रूरत है, लोगों की सोच बदलने की मैं ज़रूरत बिल्कुल है? बेटी आपकी बात से सहमत हूँ। कानून बहुत है, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले कानून बनाया कि बेटियों के साथ, मासूम बेटियों के साथ अगर कोई गलत हरकत करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। कई लोगों को यहाँ फांसी की सज़ा भी हुई। अब बाद में फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सज़ा हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, तो प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। तो एक तरफ तो सख्त कानून जो पहले से भी बहुत है। अब जैसे हमने नरसिंहपुर में घटना हुई तो हमने जो जिम्मेदार अधिकारी पुलिस का था, हमने कहा उसी को गिरफ्तार करो, FIR करो। लेकिन दूसरी, जब तक सोशल मूवमेंट नहीं चलेगा, एक जागरण पैदा नहीं होगा, बेटियों के प्रति एक मन में दिल से इज्जत और आदर का भाव पैदा नहीं होगा, तब तक काम पूरी तरह से बनेगा नहीं। क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि हर घर में तो आप पुलिस बैठा नहीं सकते, और जब हम देखते हैं कि अधिकांश मामलों में परिचित निकलते हैं, रिश्तेदार भी निकलते हैं। अब ऐसी स्थिति में तो नैतिक आंदोलन चलाना, लोगों को जागरूक करना, बेटी की, बहन की, माँ की महत्ता समझाना, ये एकमात्र उपाय। इसलिए हमने बेटी बचाओ अभियान मध्य प्रदेश में चलाया था। फिर से हम उस अभियान को और ताकत के साथ चलाएंगे, पूरे समाज को जोड़ेंगे, क्योंकि बेटी, माँ और बहन के सम्मान के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। जी सर, शुक्रिया सर। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनसे हम अभी बात कर रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि उपचुनाव को लेकर उनकी पार्टी की क्या रणनीति है और क्या उनकी वो योजना है जिसे वो मतदाताओं के बीच में लेकर जाएंगे। उन्होंने साथ ही हमें ये भी बताया कि आखिर वो कौन से मसले होंगे जिसके जरिए वो अपने मतदाताओं से वोट मांगेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम मिलेंगे किसी और शख्सियत से और करवाएंगे आपकी मुलाकात। तो आप देखते रहिए IBC 24।